नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ यूट्यूब पे नया वीडियो लेके, जिसका मेरे टॉपिक का शीर्षक है ब्रिटिश युग की शिक्षा, यानी ब्रिटिश एरा। ब्रिटिश काल में शिक्षा किस तरीके की थी, जो भारतीयों द्वारा ब्रिटिश शिक्षा काल की नीति को किस तरीके से जोड़ा गया था, उस शिक्षा नीति को लेकर हम उसके पॉइंट पढ़ेंगे। नंबर 1, 1813 का आज्ञा पत्र, प्राच्य पाश्चात्य विवाद, मैकाले का विवरण, एडम रिपोर्ट पढ़ेंगे हम, विवाद का अंत कैसे हुआ इसको पढ़ेंगे, एंड में नहीं एंड क्या, नंबर 6 पॉइंट पढ़ेंगे, वुड के आदेश पत्र का मूल कारण क्या था, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति पढ़ेंगे और कर्जन की शिक्षा संबंधी सुधार पढ़ेंगे। फिर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में ये क्या, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा के लिए क्या किया, ये अपन पढ़ेंगे। अब मैं आपके आती हूँ पहले पॉइंट पे, 1813 का आज्ञा पत्र। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 के आज्ञा पत्र को हर 20 वर्ष बाद में उसका पुनरावर्तन किया और इस पुनरावर्तन के बाद में उसको पार्लियामेंट में भेजा गया। लोगों ने इसका घोर विरोध किया, लेकिन 1813 के जो चार्टर 1813 का जो आज्ञा पत्र है, उस आज्ञा पत्र ने भारतीय इतिहास में शिक्षा को एक नई दिशा में जोड़ा। 1813 की जो आज्ञा पत्र है, उसके लिए क्या उसमें है वो मैं आपको बताऊं। 1813 के आज्ञा पत्र को भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी के ऊपर रखा गया। साहित्य के पुनरुद्धार, समुन्नति के लिए भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने और भारत में ब्रिटिश प्रदेशों के निवासियों को विज्ञान के ज्ञान का प्रसार एवं विकास करने के लिए पर वर्ष में कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि पृथक रखी जाएगी और व्यय की जाएगी, ऐसा कुछ प्रावधान 1813 के चार्टर में लिखा गया। और नरूला नायक ने कहा कि 1813 का जो चार्टर है, आज्ञा पत्र, उसने भारतीय शिक्षा के इतिहास को एक नई शिक्षा प्रदान की और नई दिशा में उसको मोड़ा। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर, मेरा प्राच्य पाश्चात्य विवाद, यानी प्राच्य पाश्चात्य विवाद में किस प्रकार है हम आपको बताएंगे कि 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा ने भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी पर रखा। उनकी शिक्षा पर प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने का आदेश दिया और प्राच्य पाश्चात्य विवाद की संज्ञा इसलिए दी। इस विवाद में भाग लेने वाले 2 प्रमुख दल थे। पहला मुख्य कारण था विवाद का कि आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में प्रयोग किए गए शब्द जैसे साहित्य और भारतीय विद्वान, प्राच्यवादियों और पाश्चात्यवादियों ने इन दोनों शब्दों की व्याख्या इस प्रकार की कि प्राच्यवादियों को कहना है कि इस धारा के साहित्य शब्द के अंतर्गत आते हैं केवल अरबी और संस्कृत साहित्य और भारतीय विद्वान का अर्थ इन दोनों भाषाओं में से किसी एक भाषा का भारतीय विद्वान। नंबर 2 था कि प्राच्यवादी दल में कंपनी के पुराने और अनुभवी कर्मचारी थे। सर्वप्रथम स्थान वॉरेन हेस्टिंग्स, जो जोनाथन डंकन का था, उन्होंने कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज की सृष्टि करके प्राच्यवादी नीति के पक्ष में अपना मत प्रस्तुत किया। अब हम आते हैं मैकाले का विवरण पत्र। ब्रिटिश कालीन एजुकेशन में ब्रिटिश यूथ की शिक्षा में मैकाले का जो पत्र था, उसका विवरण किस प्रकार से किया गया ये मैं बताती हूँ। 10 जून सन 1834 को लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल के काउंसिल के कानून सदस्य के रूप में भारत में पदार्पण किया। उस समय पाश्चात्य विवाद उग्रतम का रूप धारण कर चुका था। मैकाले ने सर्वप्रथम आज्ञा पत्र की उक्त धारा और दोनों सदस्यों के वक्तव्यों को सूक्ष्म अध्ययन किया और 43वीं धारा की व्याख्या कुछ इस प्रकार की। नंबर 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, वह इस धनराशि को अपने इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार व्यय कर सकती है। नंबर 2, साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य भी सम्मिलित किया जा सकता है और भारतीय विद्वान, मुसलमान मौलवी तथा संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है। और मैकाले के विवरण पत्र में अंग्रेजों के पक्ष में क्या तर्क थे, क्योंकि 43वीं धारा की आज्ञा पत्र की जो 43वीं धारा है,
उसकी व्याख्या करने के लिए मैकाले ने प्राच्य शिक्षा एवं साहित्य का प्रबल खंडन किया। मैकाले ने भारतीय भाषाओं को अध्ययन के रूप में पूर्णतः निरर्थक करते हुए कहा कि भारत के निवासियों में प्रचलित देसी भाषाओं में साहित्यिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान कोश का अभाव और वे इतनी अविकसित तथा गंवारू है कि जब उसको ब्रह्मा भंडार से संपन्न नहीं किया जाएगा तब तक उसकी किसी भी महत्वपूर्ण पुस्तक का सरलता से अनुवाद नहीं हो सकेगा। इस प्रकार अरबी, फारसी और संस्कृत के अध्ययन क्षेत्र से बाहर निकलकर मैकाले ने अंग्रेजों को उनकी अपेक्षा अधिक समृद्ध बनाया तथा अपने हिसाब से उन्होंने अलग अलग तरीके के पक्ष दिए। उनके पक्ष में जो तर्क थे वो पहला तर्क है, अरबी और संस्कृत की तुलना में अंग्रेज अधिक उपयोगी है क्योंकि नवीनतम ज्ञान की कुंजी है। अंग्रेज इस देश के शासकों की भाषा है, भारत के उच्च वर्गों द्वारा बोली जाती है और इसकी पूर्ति समुद्रों में व्यापार की भाषा बनकर हो सकती है। जिस प्रकार लैटिन तथा यूनानी भाषाओं के इंग्लैंड में पश्चिमी यूरोप की भाषाओं के रूप रूस में पुनरुत्थान हुआ, उसी प्रकार अंग्रेजी से भारत में होगा। भारतवासी अरबी और संस्कृत की शिक्षा की अपेक्षा अंग्रेज की शिक्षा के लिए अधिक उत्कंठित है। भारतीयों को अंग्रेजी का अच्छा विद्वान बनाया जा सकता है। हमारे इसी दिशा में प्रयास के लिए लॉर्ड मैकाले ने अपना तर्क प्रस्तुत किया। अब हम पढ़ेंगे एडम रिपोर्ट, यानी ब्रिटिशकालीन शिक्षा में पाश्चात्य विवाद बता दिया, मैकाले का विवरण बता दिया। अब हम आते हैं 4th पॉइंट एडम रिपोर्ट पर। एडम रिपोर्ट 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रचलित देसी शिक्षा व्यवस्था की जांच की गई। केवल मद्रास, बम्बई तथा बंगाल के प्रांतों में जांच का कार्य हुआ और एडम की प्रथम रिपोर्ट संक्षिप्त है लेकिन शिक्षा संबंधी समस्त उपलब्ध आंकड़े इसमें हैं। बसु के अनुसार प्राथमिक शिक्षा जनसाधारण के लिए थी। यह एक ऐसा विशाल आयोजन था जिसमें असंख्य प्रचलित पाठशालाएं दिन भर में फैली हुई थी। प्राय प्रत्येक ग्राम में अपना स्कूल या पाठशाला थी और 1835 के आसपास केवल बंगाल में इस प्रकार की 1 लाख पाठशालाएं, उसके अंदर 1 लाख पाठशालाएं आ गई। सेकंड उसकी रिपोर्ट थी एडम की द्वितीय रिपोर्ट। द्वितीय रिपोर्ट में था कि इसमें राजशाही जिले में थाना नटोर की शिक्षा संबंधी जांच का वर्णन, इस थाने की जनसंख्या 1,95,296 ग्रामों में पढ़ने वाले बच्चों की थी। स्कूल में बंगला के या 10, फारसी के 4 और अरबी के 11 तथा बंगाली और फारसी के 2 स्कूल थे। और उसकी तीसरी रिपोर्ट थी एडम की कि मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बर्धमान, दक्षिणी बिहार तथा तिरहुत जिलों के शिक्षा संबंधी आंकड़े इसमें दिए गए। अब हम आते हैं इस विवाद का अंत किस प्रकार हुआ। ब्रिटिशकालीन शिक्षा में 1800 इसके आज्ञा पत्र के बाद में पाश्चात्य विवाद, मैकाले का विवरण, एडम रिपोर्ट की 3 रिपोर्टें, विवाद का अंत किस प्रकार हुआ ये अपन अब पढ़ेंगे। विज्ञप्ति ने सरकार की शिक्षा नीति को निश्चित दिशा प्रदान की, पर यह पाश्चात्य विवाद का अंत नहीं कर सकी। उसके प्रकाशन में 13 दिन बाद लॉर्ड बेंटिक ने अपनी जन्मभूमि के लिए प्रस्थान किया तथा प्रस्थान करते ही प्राच्यवादी दल ने अपना आंदोलन पुनः प्रारंभ कर दिया। उसके पश्चात जब लॉर्ड ऑकलैंड ने भारत के गवर्नर जनरल का पद संभाला तब उसने पाश्चात्य विवाद को अत्यंत गंभीर रूप में लिया और प्रत्येक 4 वर्ष बाद इस विवाद के कारणों को सतर्कता में अध्ययन किया तथा ऑकलैंड को विश्वास था कि यदि प्राच्य शिक्षा पर कुछ धन और व्यय किया जाए तो प्राच्यवादी अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे। 24 नवंबर 1839 को अपना प्रसिद्ध विवरण पत्र प्रकाशित किया जिसमें प्राच्यवादियों को प्रति 31,000 रुपए की अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की। अब हम आते हैं वुड का आदेश पत्र। वुड का आदेश पत्र जो 1854 में आया था, उस 1854 में वुड के आदेश पत्र आने का मूल कारण क्या था वो मैं आपको बताऊंगी। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सन 1833 से 1853 की अवधि को शिक्षा के अंग्रेजीकरण की अवधि कहा जाता है। बेंटिक की सन 1835 की विज्ञप्ति में अंग्रेजों के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार
को भारत सरकार की शिक्षा नीति बनाया गया। 1853 के अंत में भारत में अंग्रेजों के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा का आधिपत्य स्थापित हुआ। श्री घरनाथ मुखोपाध्याय ने कहा कि शिक्षा छनाई सिद्धांत का बोलबाला रहा। जन शिक्षा असंभव गिनी तथा देसी शिक्षा को कुचल दिया गया। पाश्चात्य शिक्षा का आदर बढ़ा। प्राच्य शिक्षा निरर्थक मानी गई। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हुआ। संस्कृत तथा लोक भाषाएं निकम्मी ठहराई गई। अब वुड का जो आदेश पत्र था, जिसमें अंग्रेजी भाषा को विशेष महत्व दिया गया, संस्कृत भाषा को, इन सबको नकारा गया, इसका मूल कारण क्या था? इसका कारण हम आपको बताएंगे। सन 1853 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र के पुनरावर्तन का जब अवसर आया, तब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह निश्चय किया कि भारतीय शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का समाधान किया जाना अनिवार्य था। इस आदेश पत्र के सुझाव और इसकी सिफारिशें दी गई, जिसमें शिक्षा का उत्तरदायित्व। इस आदेश पत्र में यह स्वीकार किया गया कि अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से कोई भी विषय हमारे ध्यान को इतना आकृष्ट नहीं करता जितना कि शिक्षा। शिक्षा के उद्देश्य थे पाठ्यक्रम, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था और शिक्षा विभागों की स्थापना, विश्वविद्यालयों की स्थापना, क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना, जैसे देसी प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय। जन शिक्षा का विस्तार किया गया। सहायता अनुदान प्रणाली यानी ग्रांट इन एड सिस्टम। आदेश पत्र ने भारत में जन शिक्षा के कार्य को सफल बनाने के लिए इसी उद्देश्य से शिक्षा संस्थाओं की आर्थिक सहायता देने के लिए सहायता, छात्रवृत्तियों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, अध्यापकों के वेतन आदि को लेते हुए अलग अलग अनुदान अंकित किए गए। आदेश पत्र का मूल्यांकन। आदेश पत्र का मूल कारण के बाद में अपन मूल्यांकन का पढ़ेंगे कि इसके गुण थे। आदेश पत्र में भारतीय शिक्षा के उद्देश्य का स्पष्टीकरण किया गया। शिक्षा की नीति का निर्धारण किया गया। आदेश पत्र में प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के प्रति ध्यान देकर क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का सुझाव दिया गया। आदेश पत्र में निष्पयन शिक्षा को सर्वथा अनुपयुक्त बताकर जन शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले सिद्धांत को मान्यता दी। आदेश पत्र ने भारतीय भाषाओं के महत्व को स्वीकार करके उसके माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम से पद प्रतिष्ठित किया। अब अपन आते हैं लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। ब्रिटिश काल में जब लॉर्ड कर्जन आए तो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति क्या थी? अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। भगवान दयाल का कथन है कि इस नीति के विरुद्ध आम जनता की शिकायत यह थी कि अंग्रेजी के माध्यम से कुछ ही व्यक्ति पाश्चात्य ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अध्ययन के माध्यम से भारतीय संस्कृति का लोप होता जा रहा है। तब जाकर लॉर्ड कर्जन की शिक्षा संबंधी नीति है उसमें सुधार किया गया। कर्जन की प्रशासकीय क्षमता तथा मानसिक योग्यता का सजीव सम्मिश्रण था। इस सम्मिश्रण के कारण उसकी यह धारणा थी कि शिक्षा में सुधार करने के प्रशासन में सुधार किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने शिमला में शिक्षा सम्मेलन 1901 उसमें शिक्षा सम्मेलन किया गया। तब कर्जन ने कहा कि जब मैं भारत आया तब शिक्षा संबंधी सुधार उन कार्यों में से मेरे समक्ष उपस्थित हुआ जिसका प्रशासकीय पुनर्संगठन के किसी भी कार्यक्रम में प्रमुख स्थान होगा, ऐसा उन्हें उचित प्रतीत हुआ। और शिक्षा के कार्य को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए के विचार से लॉर्ड कर्जन ने 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजित किया गया। अब लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, क्योंकि उस शिक्षा नीति में ये कहा गया कि इसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था, तो कुछ अंग्रेज लोग जो है, गरीब लोग तो शिक्षा को प्राप्त कर ही नहीं सकते, ना वो बोल सकते। और भारतीय शिक्षा जो अपन हिंदी में है, हमारी जो नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी का तो पूरा लोप ही हो गया। तो इस शिक्षा नीति का विरोध भी किया गया। अब कर्जन की शिक्षा संबंधी नीतियों में क्या सुधार है, उस सुधार के बारे में अपन ने पढ़ा। अब अपन लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 यानी इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन 1902 नियुक्ति के कारण, इसके जो विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई उसके 4 प्रमुख कारण थे। नंबर 1,
पंजाब विश्वविद्यालय के अतिरिक्त भारत के सभी विश्वविद्यालयों का संगठन लंदन विश्वविद्यालय का आदर्श मानकर किया गया। लंदन विश्वविद्यालय का सन 1898 में पुनर्संगठन हो गया, अतः भारतीय विश्वविद्यालयों को उसके अनुरूप परिवर्तित किया जाना था। नंबर 2, विश्वविद्यालय में संबद्ध कॉलेजों की संख्या में अधिक तीव्र वृद्धि होने के कारण विश्वविद्यालयों का कार्यभार इतना अधिक हो गया कि अपने कर्तव्यों का कुशलता से वो पालन ही नहीं कर सकते थे। फलस्वरूप कॉलेजों का शिक्षण स्तर निम्न हो गया। सीनेट के सदस्यों की संख्या आवश्यकता से अधिक थी। उन्होंने विश्वविद्यालय के शिक्षकों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं रहा। विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने तथा मान्यता देने का कार्य करते थे। उनमें शिक्षण की जो मुख्य कार्य था वह शिक्षा व्यवस्था नहीं, बल्कि कर्जन ने यह कहा कि आदर्श विश्वविद्यालय के ज्ञान के प्रसार तथा विद्या के प्रोत्साहन का स्थान होना चाहिए। द आइडियल यूनिवर्सिटी शुड बी अ प्लेस फॉर अ dissemination of knowledge and encouragement of learning। ये वाक्य था लॉर्ड कर्जन का। फिर जांच के विषय में 3 विषय दिए गए। ब्रिटिश भारत में विश्वविद्यालयों की वर्तमान दिशा, उसकी भावी उन्नति का जांच करना, विश्वविद्यालयों के विधान तथा उसकी कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना, विश्वविद्यालयों के शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विद्या की उन्नति के लिए उपयुक्त विधियों का सुझाव देना, सुझाव तथा सिफारिश है। 6 माह के उपरांत सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं की जानी चाहिए, वर्तमान विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए, स्नातक पूर्ण शिक्षण का कार्य संबद्ध कॉलेजों में स्नातकोत्तर शिक्षण कार्य विश्वविद्यालयों में किया जाना चाहिए और प्रत्येक विश्वविद्यालय को प्रादेशिक सीमा स्पष्ट रूप से निश्चित कर देनी चाहिए। अब इस विश्वविद्यालय आयोग का जो 1992 में इसकी नियुक्ति हुई, तब 4 इसके मुख्य कारण बताए गए थे। इन 4 कारणों का एंड में मूल्यांकन किया गया। विश्वविद्यालय आयोग का मूल्यांकन किस तरीके से हुआ ये अपन देखते हैं। सभी आयोग के लगभग सभी सुझावों का एकमात्र उद्देश्य यही था कि भारतीय विश्वविद्यालय को लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर संगठित किया जाए। अतः उसने भारतीय विश्वविद्यालय व्यवस्था का आधारभूत पुनर्गठन के संबंध में एक भी सुझाव नहीं दिया। डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी का कहना है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध के आयोग की सिफारिशों का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय प्रणाली में किसी प्रकार का मौलिक पुनर्संगठन करना नहीं था, वरन प्रचलित प्रणाली को केवल पुनः प्रतिष्ठित करना तथा उसे सख्ती। इस प्रकार ब्रिटिश युग की जो शिक्षा है उसमें सबसे पहला चार्टर 1813 हुआ, फिर पाश्चात्य का विवाद हुआ, फिर मेकाले का विवरण पत्र दिया गया, एडम रिपोर्ट की 3 रिपोर्टें आई। 3 रिपोर्ट के बाद में इस विवाद का अंत हुआ, जिसमें भारतीय भाषा और अंग्रेजी भाषा को लेकर हुआ। फिर उसके बाद में वुड आए, वुड ने अपने आदेश पत्र भेजे, तो उस आदेश का भी मूल्यांकन किया गया। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति अच्छी थी, लेकिन भारतीयों के पक्ष में कम थी, क्योंकि भारतीय शिक्षा प्रणाली का भारतीय भाषाओं का विलोप होता जा रहा था। इसीलिए उस शिक्षा नीति में भी सुधार किया गया। सुधार करने के बाद में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया 1902 में, और 1902 में गठन करने के बाद में यह निर्णय लिया गया इसके मूल्यांकन के लिए। इसका इवोल्यूशन हुआ मेन, तो उसमें निर्णय लिया गया कि भारतीय जो नए विश्वविद्यालय नहीं बनाए जाए, जो शिक्षा है उस शिक्षा में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग वो जो स्नातकोत्तर यानी यूजी और पीजी की जो है शिक्षा वो भारतीय विश्वविद्यालय में दिया जाए। इस प्रकार भारतीय शिक्षा को ब्रिटिश कालीन युग में भारतीय शिक्षा प्रणाली का विश्वविद्यालय आयोग 1902 का मतलब नियुक्ति की गई। इस प्रकार ब्रिटिश कालीन युग में किस प्रकार की शिक्षा दी से भारत से संबंधित किया गया, ये विवरण जो है अपन ने अभी पढ़ा। और ये मेरा ब्रिटिश युग कालीन शिक्षा जो यही ख़त्म होती है। और नेक्स्ट वीडियो में मेरा अपना जो नया टॉपिक है वो लेकर मैं आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें, पास में घंटी का बटन दबाएं, ताकि मेरे आने वाले जो क्लिप है उसको जब अपलोड करूं तो वो आपको आसानी से मिल सके। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।